हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों आज का जो है साइंस का सेट नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, बाकी का सेट आप कहाँ देख पाएंगे? तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दो बातें आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे टेलीग्राम जो देख रहे होंगे आप लिंक, ठीक है, इस टेलीग्राम लिंक पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है, 50 रुपये का ग्रुप डी तक आपको जो जितने भी सेट होंगे हमारे चैनल पे, डेली जो भी क्लास होंगी उनकी सारी की सारी PDF जो भी होगी, ठीक है, एक दिन में 2 या 3 जो भी क्लास होंगे, सारे PDF आपको रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको डेली के डेली मिलेंगे। जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस दिन से के बाद से सारे PDF आपको मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप चले जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे करना है आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। सिंपल है कि आपको करना क्या है कि एक UPI ID होगा या फिर आपका QR कोड होगा, उस पर पेमेंट करना है 50 रुपये का, स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, और जैसे ही व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, पर डे की जो भी क्लास होगी वो आपकी PDF मिलेगी। दूसरी बात की सिर्फ स्पेशल, ठीक है, स्पेशल अगर आपको लेना है, स्पेशल PDF लेना है साइंस की, ठीक है, साइंस की, तो अभी 500 की PDF, ठीक है, 500 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। पिछले जो क्लास में हुआ था सेट नंबर 6 हुआ था, आज सेट नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये 15, ठीक है, यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद क्या हो रहा है, इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, इसका प्राइस 50 रुपये से क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो ध्यान रखिएगा। चलिए पहला यहाँ पे सवाल क्या है कि देखिए, एक 250 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है। पहले ये समझिए कि अगर हम एक स्केल बनाते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो पहले ये समझिए, अगर आप 0 डिग्री से सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है, तो जल का रूप कैसा होगा, यहाँ पे आपका बर्फ़ होगा, बर्फ़ बनेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा या ठोस हो जाएगा, है ना, जल की स्थिति ठोस हो जाएगा 0 से कम होने पर। और यही 0 डिग्री पर क्या हो जाता है आपका, 0 डिग्री पर ही आपका हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। दूसरी बात, 0 डिग्री से आगे बढ़ने पर क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो आपका जल है वो क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री से कम पे तो आपका ठोस हो जाएगा, और 0 डिग्री से आगे बढ़ने पर ये हो जाएगा द्रव। ठीक है, ये हो जाएगा द्रव 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री, और 100 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये जल क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो बात समझ में आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेंगे मीन्स कि पीछे जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस में जाएंगे तो क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा, ठोस हो जाएगा, और इसको 0 से आगे बढ़ेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक तो द्रव होगा, और 100 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो गैस हो जाएगा। ठीक है, सवाल है कि अगर यहाँ पे सवाल क्या था, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, मीन्स कि यहाँ पे 100 से आगे बढ़ गए, आप 100 से आगे बढ़ गए तो मतलब क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं 100 डिग्री पर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो सवाल अगर ऐसे, यहाँ पे अगर 230 होता तो 230 डिग्री सेल्सियस होता है जल की भौतिक स्थिति, तब भी गैस होगा। अगर यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस होता तब भी गैस होता। मीन्स कि 100 से ऊपर जब भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी भौतिक स्थिति जल की, किसकी, जल की भौतिक स्थिति जो होगी वो गैसीय रूप में होगी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ठोस के बारे में तो पता चल गया, ठोस क्या होता है, मीन्स कि अगर 0 से कम मीन्स कि माइनस में जाएगा तो ठोस यानी कि बर्फ़ बन जाएगा, और 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो द्रव हो जाएगा। लेकिन ये प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में आइए यहाँ पे जिक्र किया हुआ लिख देखते हैं। प्लाज्मा, यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा की अवस्था कब कहलाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है भाई, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा की अवस्था कब कहलाएगी, जब 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जिसकी, वो क्या होगा, वो अवस्था आपका प्लाज्मा की अवस्था कहलाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य की मैं बात कर लूँ, सूर्य तथा जो आपके तारे होते हैं ना, सूर्य तथा तारे, जो तारों की होती है, तारों की उष्मा, ठीक है, तारों की जो उष्मा होती है वो किसके कारण होता है, सूर्य तथा तारों की उष्मा किसके कारण होता है, इसी प्लाज्मा के
कारण होता है। और क्योंकि यहाँ इसकी जो टेम्परेचर होती है 20,000 डिग्री सेल्सियस ऊपर होती है, इसलिए प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, ये अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। तो देखिए इन्हीं बातों को मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे मैंने नोट डाउन आप लोगों के लिए करा दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ठोस की अवस्था कब होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होगा, यानी कि माइनस में टेम्परेचर होगा। तो द्रव की अवस्था कब होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान होगा तो। और गैस की अवस्था कब होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा तो, है ना। चलिए, और यहाँ पे मैंने प्लाज्मा के जिक्र किया था, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि सूर्य तथा तारों की उष्मा के कारण, सूर्य तथा तारों की जो उष्मा होती है किसके कारण होती है, तो इसी के कारण होती है, प्लाज्मा के कारण होती है। ठीक है, तो सूर्य तथा तारों की उष्मा किसके कारण होती है, तो प्लाज्मा के कारण होती है। तापमान कितना होना चाहिए इसमें, 20,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए तापमान, तो कहलाएगा प्लाज्मा की अवस्था। ठीक है, पानी का यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा पीडीएफ में, हालांकि मैं तो पीडीएफ में सुधरवा ही दूंगा, है ना। क्या भाई, यहाँ पे पानी का क्वथनांक, ठीक है, इसको क्वथ लिख लीजिए, पानी का क्वथनांक, अर्थात यहाँ पे क्या, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पानी का क्वथनांक बिंदु होता क्या है, पानी का क्वथनांक बिंदु होता क्या है, अर्थात मैंने अभी बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर होते हैं, मैक्सिमम जो स्केल होते हैं टेम्परेचर होते हैं, उस पर जो तीनों, चाहे केल्विन हो, सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो और रीमर स्केल पर क्या होती है, सभी वैल्यू जो होते हैं ये बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस पे होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री केल्विन के बराबर हो सकता है, तो 373 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। 373 डिग्री केल्विन किसके बराबर हो सकता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो सकता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो सकता है, 80 डिग्री रूमर स्केल पे बराबर हो सकता है। तो मीन्स कि यहाँ पे सब का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या होगा, वो बराबर होगा, चाहे वो सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, फ़ारेनहाइट में हो, रूमर स्केल पे हो। तो क्वथनांक बिंदु याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब तो एग्जाम में स्टैंडर्ड क्या कर दिया, आपको ये नहीं दिया रहेगा, आपको ये दे दिया जाएगा, 373 डिग्री केल्विन ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, तब वहाँ पे आप फंस जाइएगा। ठीक है, 100 डिग्री जो सेल्सियस वाला है ना, ये जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये डाल दिया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे के अलावा। ठीक है, तो ये चारों बातें ध्यान रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस भी याद रखिएगा, 373 डिग्री भी याद रखिएगा, केल्विन 212 80, मीन्स कि चारों को एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस ना दे करके आपको 373 डिग्री केल्विन दे देगा, अगर ये दोनों ना देगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दे सकता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी की बात यहाँ पे करते हैं कि क्वथनांक, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है या खौलने लगता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है या खौलने लगता है ना। चलिए, मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। चलिए अब बात कर रहे थे द्रवनांक, जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, जिस पर ठोस जो होता है पिघलता है, जिस पर ठोस क्या होता है पिघलने लगता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है, हिमांक तो फ्रीजिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, जिस तापमान पर द्रव क्या होता है, ये जमने लगता है, द्रव क्या होता है इस पर जमने लगता है, जैसे बर्फ़ हो गया आपका, है ना। चलिए, जैसे अभी पानी का आपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, उसी तरह यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे, क्या फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा भी बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट में आपका था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, ये इसको भी लिखिएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या था, 273, ठीक है, 273 डिग्री केल्विन था, बराबर कितना था, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट था, बराबर 80 डिग्री रीमर स्केल था, ये था। लेकिन उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट भी तो होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है बराबर होता है 273, यहाँ पे केल्विन, सॉरी यहाँ पे 373 इसको कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 373 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 373, यहाँ पे 273 डिग्री केल्विन होगा, जो बराबर किसका होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, जो आपका किसके बराबर होगा, 0 डिग्री रीमर स्केल के बराबर होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट को याद रखिएगा एक वे में, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को भी याद रखिएगा एक वे में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सवाल आते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, पूछ लिया जाएगा, तो क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऐसा सवाल आए हैं एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस रंग की तरंगदैर्घ्य
किस रंग की तरंगदैर्घ्य, देखिएगा यहाँ पे किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। देखिए जब क्या होता है जब प्रिज्म से है ना प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। 7 रंग में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ना। 7 कलर में ये क्या हो जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है ना। तो 7 रंग है कौन कौन, तो इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, भिव ग्योर। क्या लिखा जाता है, भिव ग्योर। ठीक है, थोड़ा छोटा और लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। भिव GYOR है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर हो गया। इसी को हिंदी में कैसे लिखा जाता है, बै, इसको थोड़ा और छोटा लिख देते हैं। देखिए इस हिंदी में कैसे लिखा जाता है, बै आ बै आ, ठीक है, बै आ नी, ठीक है, बै आ नी पी ना अल्लाह, ठीक है, बै आनी पीनाला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 हो गया है ना, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। बै आनी पिनाला। हालांकि बै जा लिख दिया जाता है लेकिन बै आनी एक्चुअली में होता है। देखिए तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ जो होता है, वेव लेंथ एंड जो आपका इसकी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे क्या होगा, वेवलेंथ और स्पीड क्या होता है, बढ़ता है और बाद बाकी सभी घटता है, बाद बाकी, ठीक है, बाद बाकी जो भी हो क्या होगा, बाद बाकी जो हो, बाद बाकी घटता है। घटता है में कौन कौन, बाद बाकी में कौन कौन होगा, तो नोट कर लीजिएगा, जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आवृत्ति हो गया, आवृत्ति हो गया, है ना। ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, अपवर्तनांक या आवृत्ति, जिसमें एक ऊर्जा भी होता है, विक्षेपण भी होता है। तो आवृत्ति अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, लेकिन ऊपर की ओर क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा ये क्या होगा, माइनस में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। बै आनी पिनाला। तो यहाँ पे पूछा किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे ऑप्शन में, देखिए लाल, जो कि क्या है, सबसे ऊपर में होता है, उसके बाद नीला, उसके बाद तो सबसे नीचे में होगा, जो सबसे नीचे होगा वही उसका वेवलेंथ होगा, क्योंकि सबसे नीचे होगा मिनिमम और सबसे ऊपर होगा, यहाँ पे होगा सबसे मिनिमम और यहाँ पे होगा सबसे मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, बैगनी। आंसर टिक कर दीजिएगा। तो ये रूल आप याद रखिएगा, 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ और स्पीड सबसे मैक्सिमम होगा, जो जैसे जैसे नीचे आएगा वो घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वो क्या होगा, बढ़ता जाता है। लेकिन बाद जो भी जैसे अपवर्तनांक हो गया, आवृत्ति हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगा, आवृत्ति और अपवर्तनांक घटेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखिए अभी मैंने तो तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा था, अभी यही है अपवर्तनांक। बाद बाकी मैंने क्या बताया था, जैसे अपवर्तनांक हो गया है ना, अपवर्तनांक हो गया या आवृत्ति हो गया, क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर, जैसे भिव ग्योर जो था ना, भिव ग्योर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो क्या होता है, ये माइनस होता है, घटता जाता है। तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, जो सबसे नीचे होगा। ठीक है, जो सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, सबसे अपवर्तनांक सबसे कम। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक क्या होता है, घटता जाता है। तो ऊपर में सबसे ऊपर में कौन आएगा, यहाँ पे नीला, नारंगी आएगा, ऑरेंज है ना यहाँ पे। सबसे ऊपर में क्या होगा, अगर इसको क्रम से सजाइएगा तो सबसे पहले क्या आता है, पहले आएगा आपका आसमानी आएगा, मीन्स की आई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका नीला आएगा, ठीक है, उसके बाद हरा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, नारंगी आएगा, जो कि छठे नंबर पे आएगा। तो जो सबसे ऊपर रहेगा ना, जो सबसे ऊपर रहेगा वही तो सबसे कम होगा ना। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा अपवर्तनांक का आवृत्ति क्या होता है, अपवर्तनांक आवृत्ति क्या होता है, माइनस में होता है, और सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि 4 ऑप्शन के हिसाब से जो छठे नंबर पे होगा वही सबसे कम होगा, है ना। चलिए देखिए फिर से एक आवृत्ति वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया है, आवृत्ति वाला, है ना। मैंने आवृत्ति वाला क्वेश्चन लेकर आया, आवृत्ति, है ना, आवृत्ति वाला मैंने क्वेश्चन लेकर आया। तो मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे भिव ग्योर मैंने बताया था कि भिव
ग्योर, ठीक है, ग्योर। तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, ये घटेगा, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगा, घटेगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, तो पहले इसको सजा लीजिए। पहले सबसे पहले इसमें क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आसमानी आएगा, है ना, आसमानी आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, नीला आएगा, जो कि तीसरे नंबर पे होगा। ये तो आपका दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद हरा हो जाएगा, जो कि आपका चौथे नंबर पे होगा। पीला जो हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। तो क्या क्या कहने का मतलब, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, घटेगा। लेकिन अधिक पूछा है ना, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वो क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे नीचे पे से कौन सा स्थान आएगा नीचे से, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मतलब क्या, आपका आसमानी, आसमानी जो होगा आपका सबसे अधिक आवृत्ति होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्या है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होता है, जहां वायुदाब उच्च होता है। संपीड़न, देखिए संपीड़न, संपीड़न करने से क्या होता है, दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा, ठीक है। दाब क्या होगा, बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, रगर बढ़ेगा, रगर, अणुओं के बीच क्या होगा, रगर बढ़ेगा। रगर बढ़ने पर क्या होगा, घर्षण, रगर, अणुओं के बीच रगर होगा तो घर्षण क्या होगा उसमें, बढ़ेगा। घर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका फिर ऊर्जा उत्पन्न होगा। यही है ना। तो संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब, अगर मैं वायुदाब की बात करें तो क्या होगा, संपीड़न होने पर वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, मीन्स कि उच्च होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, उच्च होगा। तो इस तरह से सवाल आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। संपीड़न से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें रगर होगा, रगर मतलब क्या होगा यहाँ पे, रगर होगा अणुओं के बीच में तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, है ना। चलिए देखिए ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, टिंडल प्रभाव। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव। आखिर ये टिंडल जो है, ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या था, टिंडल जो थे इन्होंने क्या किया था, ठीक है। पहले तो समझिए टिंडल ने क्या किया था। तो टिंडल प्रभाव, प्रकाश जो होता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश पर संबंधित है। आंसर तो प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है क्या, प्रकाश का क्षय, प्रकाश का क्षय होता है। एक्चुअल में टिंडल जो क्या किए थे, एक टॉर्च लिए थे, ठीक है। एक टॉर्च से क्या किया था, प्रकाश, मीन्स की प्रकाश क्या किए थे, एक पहले तो यहाँ पे 2 बीकर लिए। एक में क्या इन्होंने रखा, पानी रखा। एक बीकर लिया इन्होंने, क्या रखा, दूध रखा, ठीक है। दूध क्या ऐसा विलयन होता है, कोलायडी विलयन होता है, कोलायडी विलयन होता है। तो इससे क्या हुआ, प्रकाश तो पार हो गया, इससे प्रकाश पार हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश आकर रुक गया, यहाँ पर आकर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। तो टिंडल ने क्या किया था, जब टॉर्च से 2 बीकर रखा एक साथ, उसके साथ क्या किया कि टॉर्च से रोशनी उसमें प्रवाह किया। तो चूंकि पानी से तो प्रकाश पार हो गया, ठीक है, पानी से तो प्रकाश पार हो गया, लेकिन दूध से प्रकाश पार नहीं हुआ। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई कोलाइडी विलयन हो, जैसे कि दूध से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने का मतलब क्या होता है, प्रकाश का क्षय हो जाता है। यही है टिंडल प्रभाव, ठीक है, यही है टिंडल प्रभाव, ठीक, ध्यान रखिएगा। टिंडल प्रभाव का मैंने प्रभाव यहाँ पे लिखा कि अगर कोलाइडी विलयन अर्थात दूध से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है अर्थात क्षय हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, म्यू से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। तो चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया। इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। तो ध्यान रखिए एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, न्यूमेरिकल तो पूछा जाएगा, 2-3 हो सकते हैं, ठीक है। 3 तो 2 तो कम से कम होंगे, 3 भी हो सकता है। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है। तो अपवर्तनांक का तो फॉर्मूला मैंने बताया था। 1.5 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1.5 को ये डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 होगा, 5 × 15, 5 × 10। तो अपवर्तनांक के सामने मैंने लिख दिया 3/2, 3 × 10⁸ है जैसे है। और माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, x आपने मान लिया, ठीक है। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये 3 खत्म हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 के साथ इसका क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 10⁸ इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश की चाल हो जाएगा
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कभी इस तरह से लिख देगा, कहने का मतलब 2.0 का मतलब क्या, 2 ही होता है ना, वो तो लिखने का उस तरीका होता है, ठीक है, लिखने का वो तरीका होता है बस, लेकिन वैल्यू मतलब यही होगा, ठीक। चलिए अब आइए धातु से रिलेटेड सवाल आते हैं कि एकदम सवाल डायरेक्ट एक लाइन में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। देखिए बाकी सब तो आपको मीन्स कि यहाँ पे जैसे कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का जो है आविष्कारक कौन है, न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है, ये सब चीज़ तो आपको आता है, ठीक है। विटामिन का जो आविष्कारक कौन है, सिंपल, ठीक है, सबको आता है, ये बातें सबको सिंपल बातें सबको पता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करना सबको आता है, ये सब चीज़ सबको आता है, लेकिन यहाँ पे धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे अ में लगा होता है अधातु में अ लगा होता है, इसमें भी अ होता है। ट्रिक यहाँ पे बन गया, अ से अधातु, अ से अम्लीय। लेकिन धातु वाला में जस्ट अपोजिट क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब बेस होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, एसिड होता है ना, ये एसिड होता है, वो बेस होता है, ठीक। लेकिन सवाल एक एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त आता है, ये छपेगा सवाल, एकदम छपेगा। एम्फोटेरिक जिसको कहते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी देखिए 2-3 आपको उभयधर्मी आपको याद रख लेना, एग्जाम से पहले आपको रट जाइए कि ये 3-4 ऐसे जो है ना उभयधर्मी है। मतलब क्या कि इसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। तो 2-3 ऐसे हैं जिसे रटे जाइए आप, जैसे कि Al2O3 हो गया, ठीक है, ZNO हो गया, PbO2 हो गया, है ना। इसको आप एकदम टंग पे रखिए यार, ठीक है। सवाल ऑप्शन में से 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से एक ये दे देगा या ये दे देगा या ये दे देगा। अब आपको ध्यान रखना, अगर ये दिमाग में रहेगा तो ये तो आपको दिख जाएगा एक बार में कैम्फोटेरिक के, बाकी 3 अलग दे दिया जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक, ठीक। चलिए अब यहाँ पे धातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होता है, अभी मैंने बताया धातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। सॉरी अधातु लिखा हुआ है ना, सॉरी अधातु लिखा हुआ है, अम्लीय होते हैं। अधातु का अम्लीय, धातु का क्षारीय, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है, नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन ऑक्साइड क्या है, अम्लीय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होगा, एक CO और एक NO, ठीक है। ये कैसे है, न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसको कहते हैं न्यूट्रल। तो बेस होता है एम्फोटेरिक तो आपने पढ़ लिया, Al2O3, ZNO, PbO2, H2O2। लेकिन आप पूछा कौन सा अम्लीय नहीं है, ठीक है। तो अम्लीय नहीं है, तो ये देखिए SO2 क्या है आपका, ये एसिड है। SO2 क्या है, एसिड है। NO2 क्या है, आपको रटना पड़ेगा कुछ। देखिए साइंस में कुछ डेफिनेशन है जो कि वो कभी बदलते नहीं, आपको रट के रखना। एसिड है, SO3 क्या है आपका, एसिड है, ठीक है। ये तीनों एसिड है। और यहाँ पे पूछा क्या कि अम्लीय नहीं है, तो CO होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये तो ना अम्लीय होता है ना क्षार होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अम्लीय भी नहीं होता है, बेस भी नहीं होता है, एसिड भी नहीं होता है, एम्फोटेरिक भी नहीं होता, क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया, ये क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखिए, जैसे एक चार्ट बना लीजिएगा, बेसिक में कौन कौन, 2-3 आप नाम याद रखिएगा, Na2O हो गया, CaO हो गया बेसिक, उसके बाद Fe2O3, ठीक है, ये हो गया बेस। उसके बाद एसिड की याद रखिएगा, कुछ एसिड वाला याद रखिए, जैसे कि क्या, CO2 हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, P4 यहाँ पे O10 हो गया, ठीक। ये सब एसिड है, ये सब क्या है, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, SO3 हो गया, ये सभी के सभी क्या है, एसिड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ये भी नोट कर लीजिएगा, एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि Al2O3 हो गया, ठीक है, ZNO हो गया, फिर एक और नोट कीजिए PbO हो गया, PbO2 हो गया, H2O2 हो गया। तो एम्फोटेरिक आपको ये 4 नाम याद रख लेने हैं, बेसिक ये 3 याद रखने, एसिड ये 4-5 जो मैंने बताया ये याद रख लेने, बस आपका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। मैंने बताया कि धातु क्या होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड मैंने अभी बताया था कि ऐसा होता है, ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। अगर इनमें या पूछा कि निम्न में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताए जो अम्ल से
अलग है, अम्ल से क्या है, भिन्न है। यहाँ पे भिन्न कर लीजिए, अम्ल से क्या है, भिन्न है, अलग है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने अभी लिखवाया था, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे आपका अम्ल से भिन्न है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो, ये सब धातु है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, धातु है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, धातु है। और Na2O क्या है, धातु है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी क्षार हो जाएंगे। ये सभी के सभी क्या होंगे, ये भी क्षार हो गया, ये भी क्षार हो गया, ये भी क्षार हो गया। और यहाँ से अम्ल से भिन्न है तो Al2O3, ये क्या होता है, उभय धर्मी होता है। ये क्या होता है, उभय धर्मी, जिसमें कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसी तरह का ऑप्शन होगा। देखिए, एक बार में अगर इसमें से अगर सवाल ऐसा आ जाता, ऑप्शन सिर्फ इसी को रख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ये ऑप्शन था, अब क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछ लिया कि इनमें से कौन उभय धर्मी है। ठीक है, इसी को ऐसे मान ली, उभय धर्मी है। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको मैंने रटा दिया था, बस देखते टिक कर दीजिएगा, Al2O3 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन के बारे में जानिए। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कार्बन के बीच कैसा होता है बॉन्ड, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो असंतृप्त कार्बन समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया जाएगा आपको। जो क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 मिस है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड था। नहीं, ठीक है क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैंने क्या बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जिसके कार्बन के क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे ना, कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो देखिए, CH2 ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, जो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता और ये स्टेबल होगा भी नहीं, ये तो होगा बिल्कुल नहीं। अब आते हैं C2H6 पर आते हैं। C2H6 का जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरह से बनता है। ठीक है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर इसका बनता है। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाता है संतृप्त, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कुछ आपको ध्यान रख लीजिए, C2H6 आपको ऐसे रट लेना है, C2H6। ठीक है, C2H6 ऐसे करके आपको क्या करने हैं, आपको रट जाने हैं। ठीक है, C2H6 ऐसे करके क्या करने हैं, आपको रट जाने हैं, C2H6। ठीक है, यहाँ पे C2 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया। चलिए, तो इसको यहाँ पर ये हो गया। अब इसी तरह देखते हैं C2H2 को कैसे लिखा जाता है। इसमें होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कहा जाता है, यहाँ पे इथाइन इसको कहा जाता है, इथाइन कहा जाता है, या एसिटिलीन भी कहा जाता है, एसिटिलीन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हो गया। और C2H4, अब ये C2H4 है ना, C2H4 को कैसे लिखा जाता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से सजाया हुआ होता है। तो ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, हमने क्या बताया, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो C2H4 ध्यान रखिएगा, C2H4 एथीन है ना, और C2H6 इथेन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने होंगे। अगर स्ट्रक्चर ध्यान होगा तभी बनेगा। तो कुछ स्ट्रक्चर है ना, आप ज़्यादा नहीं, कुछ स्ट्रक्चर आपको 8-10 याद रख लें दिमाग में, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद आ जाएगा। C2H2 कैसा लिखा था, तो ट्रिपल बॉन्ड पे। C2H4 कैसे लिखा था, डबल बॉन्ड पे। C2H6 लिखा था सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है, चलिए, फिर क्या सवाल कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर से वही बात, इसमें क्या होता है, एसिटिलीन में होता क्या है, एसिटिलीन में आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूँ ब्यूटाइन का, इसमें डबल बॉन्ड होता है। प्रोपिलीन का, इसमें डबल बॉन्ड होता है। लेकिन मिथन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हो गया ना। और इसको कैसे लिखते हैं, मिथन को CH4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CH4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, CH4। ठीक,
CH4 इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया CH4, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मीथेन वाला हो गया आपका, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन। अब आते हैं C6H6 है क्या। एक्चुअल में C6H6 तो ठीक है, दोनों बातें। बेंजीन एक प्रकार का, ये बेंजीन इसका तो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन समझिए बेंजीन एक प्रकार का क्या है। बेंजीन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हाइड्रो क्या है, कार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है। तो आपको C6H6 तो ठीक है बेंजीन है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन। अगर ऑप्शन में ये ना रहे, ठीक है, अगर ये सपोज कीजिए ना रहे, यहाँ पे कुछ और लिख दिया जाए, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक के जगह पे मीथेन लिख दिया जाए, ऐसा कुछ, ठीक है, तो मीथेन लिख दिया जाए, ठीक है, मीथेन लिख दिया जाए, तब आंसर आपका हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको प्रायोरिटी बेंजीन को देना है, ठीक है, बेंजीन को देना है। चलिए, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है, ठीक। पौधे के सभी भागों में फल जल, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे जल होगा, जल तथा खनिज लवण, ठीक है, लवण खनिज तथा लवण, खनिज लवण कौन पहुंचाता है, ठीक है, खनिज लवण कौन पहुंचाता है, जाइलम। नेक्स्ट सवाल क्या है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, नाइट्रोजन युक्त कचरे तथा CO2 का परिवहन करता है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कम हो रहा था क्योंकि, जिसको कहते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर आदि वायुमंडल। अगर वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी वायुमंडल में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कब होती है, जिसमें कि H भी होता है, H2O भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है उसमें, ऑक्सीजन भी होता है। तो ऑक्सीजन तो आपको पेड़ से मिलता रहता है, ठीक है, इसको तो पेड़ से आपको ये पेड़ देता रहता है, लेकिन हाइड्रोजन तो पेड़ ऐसा कोई नहीं है कि जो देता है। तो ये इसकी अगर वातावरण में हाइड्रोजन की कमी होगा ना, इसकी कमी होगी ना, तो क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो उस समय ऐसा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो पहले से होगा, लेकिन उसकी क्या है, वो क्या थे, पहले अधिक संख्या में थे और सक्रिय थे, लेकिन अब क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, इसी कारण से ह्यूमिडिटी, हाइड्रोजन के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ठीक है। चलिए, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, पहले पूरा कितना होता है ये निकाल लीजिए, टोटल में से नाइट्रोजन का आप निकाल लीजिए क्या होगा, परसेंट ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबका आप परमाणु संख्या नहीं, परमाणु क्या होगा, द्रव्यमान सबका लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 का परमाणु संख्या 7 होता है और द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है और द्रव्यमान 2 होता है, तो 2 दूना का, ये यहाँ पे 2 है ना, तो 2 दूना का यहाँ पे 4 हो गया। उसे फिर से नाइट्रोजन का 7 है, तो 7 दूना 14 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है द्रव्यमान, तो 16 गुने 3 हो जाएगा 48। तो टोटल जो ली, टोटल 80 आ गया। 80 में से क्या हमको चाहिए, टोटल 80 में से क्या चाहिए हमको, नाइट्रोजन चाहिए ना। नाइट्रोजन कौन कौन है आपका, देखिए ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो 28, टोटल 28/80 हो गया। और इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 35%, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है क्या यहाँ पे कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। देखिए, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए क्या करने के लिए, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम कई बुक में आपको हाइड्रोजन लिखा रहेगा जो कि गलत होगा, हाइड्रोजन जो कि गलत होगा, आपको कार्बन के आधार पर, ठीक है, कार्बन के जो है ना उसकी तुलना पे किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, तो कार्बन के साथ, ठीक है, किसके साथ, कार्बन के साथ, आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज इस वीडियो में तो यही क्वेश्चन रखेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चन को ला रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आप सिंपल क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना, बाकी मैं जो अच्छे क्वेश्चन, जो टफ लेवल के क्वेश्चन, वही मैं कराऊंगा। और इसकी PDF मैंने बताया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पर क्या करना होगा, लेकिन हाँ PDF कैसे मिलेगी, तो आपको इसके लिए 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपको डेली का PDF मिलता रहेगा, ठीक है। और इंडिविजुअल चाहिए तो आप उसका वो भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।